गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बीजगणित के बारे में जाना था और बीजगणित के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से हम अक्षरों के इस्तेमाल से नियम बना सकते हैं और जिन अक्षरों के इस्तेमाल से वो नियम बनते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। चर का मतलब जिसके मान में कभी भी परिवर्तन आ जाए, प्रश्न के अनुसार उसका मान एक समान नहीं रहता, उसके मान में परिवर्तन होता रहता है। यदि मैं संख्या 5 की बात करूं तो 5 को हम कहीं भी लिख लें उसका मान 5 ही रहेगा। लेकिन यदि मैं n लेता हूं, n को मैं किसी भी प्रश्न में यदि लिखता हूं तो उस प्रश्न के अनुसार उसका मान बदल जाता है। ठीक है। अब इससे संबंधित जो हमारे पास प्रश्नावली 11.1 है उसको हम देखेंगे। 11.1 आप अपनी पुस्तक के अंदर खोल लीजिए, क्योंकि उसी संबंधित प्रश्न है, हम देख देख के करेंगे। बोर्ड पे लिखेंगे तो हमारा ज्यादा समय वेस्ट होगा। ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं पहले प्रश्न को। तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए एक आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर का प्रयोग करना है। अब तीलियों से हमें ये अक्षर बनाने हैं पहले प्रश्न के अंदर, और उसने कहा है कि अक्षर टी का टी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब अक्षर टी का ये टी है और तीलियों से प्रतिरूप हमें बनाना है इसका, और एक नियम बनाना है कि यदि मुझे इतने टी की आवश्यकता होगी तो मुझे कितने तीलियों की आवश्यकता है इतने टी बनाने के लिए। ठीक है। अब इसको सिंपल सा समझे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी ये चीज देखी थी कि जितनी तीलियां हैं टी के अंदर, कितनी तीलियां इस्तेमाल हो रही है एक टी में 2। अब 2 टी बनाऊंगा तो कितनी होंगी 4, 3 बनाऊंगा तो 6, मतलब 2 तीलियों को आगे आगे बढ़ाता रहूंगा तो उसका नियम हमारे पास, यदि मैं n टी बनाऊंगा तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, सीधा लिख देना है 2n, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि एक टी के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता है, 2 टी के लिए 4 की होगी। वो 2 का पहाड़ा ही तो है, और 2 का पहाड़ा 2 का एक गुणज होता है, और गुणज ही है ये हमारे पास इतना। 2n का मतलब 2 गुणा n। n तीलियां यदि हमें यदि हमें बनानी है तो कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी 2n। अब उसी प्रकार z के अंदर कितनी तीलियां हैं एक z में 3, 2 में 6, 3 में 9। उसी प्रकार 3 का गुणज हमारे पास है तो n में इसका क्या बन जाएगा 3n। ये प्रतिरूप हमारे पास, हालांकि टेबल के रूप में हमें बनाना है, जिस प्रकार की हमें एक उदाहरण यहां पे दे रखा है पेज नंबर 243 पे भी है, और 243 के ऊपर है जो माचिस की तीलियों के और प्रतिरूप। ये प्रतिरूप है, आप इस प्रकार से टेबल में बना सकते हैं। मैं सीधा फाइनल उत्तर यहाँ पे ले रहा हूं। ठीक है ना। जिस प्रकार हमने पिछली वीडियो में प्रतिरूप से लेके टेबल बनाई थी वो तीलियों की, तो उसी प्रकार आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सीधा लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। एक यू बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है 3, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9, उसी प्रकार से, और n के लिए इसका भी 3n। एक v बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, वो 2 का ही प्रतिरूप है तो ये आ गया 2n तीलियों के लिए। और जरूरी नहीं है कि हम हर जगह n ही लेते हैं, कुछ और भी अक्षर हम ले सकते हैं। मान लो ये e है, e बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है, एक e के लिए 4 है। देखो 3 और 1 4 की देखिए ना इसने ई में, नहीं ई में इसने दे रखी है ये, सॉरी एक ई को देखते हैं। ई में एक ई बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता है 5। यहां देखिए 1 2 3 4 5, 2 के लिए 10, 3 के लिए 15, ये 5 का गुणज होगा तो 5x। अब x क्यों लिया, मैंने ये कहा ना कि हम कोई भी प्रतिरूप बनाते वक्त किसी भी अक्षर को ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें n ही लेना है। भाई 5x की जरूरत होगी, जब n की जगह कोई मान रख रहे हैं वही मान x की जगह रख दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका उत्तर 5n भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं है, वो भी बराबर है। ठीक है। s के लिए देखिए कितनी तीलियों की आवश्यकता 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही है, 5 है तो हमारे पास इसका मान भी क्या आ गया 5n प्रतिरूप का। अब आगे a के लिए 1 2 3 4 5 6, अब 6 तीलियों की आवश्यकता 1 a के लिए, 2 के लिए 12 है, 3 के लिए 18 है, उसी प्रकार चलेगा, और n के लिए हमारे पास 6n इसका मान आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न था।
जो अच्छे से आपने समझ भी लिया होगा। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हम अक्सर एल सी एफ के प्रतिरूपों के लिए नियम को पहले से जानते हैं। देखो एल और सी का हमने पीछे किया है, एफ का भी वही हो गया, ठीक है, हमने इनको कर रखा है। ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए कुछ अक्षरों में वही नियम प्राप्त होता है जो एल से प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से, ऐसा क्यों है? एल से जो प्राप्त हुआ था। एल में कितनी तीलियां हैं? 2। तो इस एल जैसे प्रतिरूप वाले हमारे पास यहां कौन से और अक्षर आए हैं? ध्यान से देखो, एल का हमने पिछले वीडियो में क्या निकाला था? 2 तीलियां हैं तो 2 एन। अब 2 एन वाला एक कौन सा है? टी। और कौन सा है? वी। 2 ही है। और ऐसा क्यों हुआ है? वो उत्तर में मांग रहा है कि ऐसा हुआ क्यों है? क्यों हुआ है? क्योंकि एल के अंदर भी तीलियों की, एक एल के अंदर तीलियों की संख्या 2 थी, टी में भी 2 है, वी में भी 2 है। किसी और अक्षर में 2 तीलियां होती तो उसका प्रतिरूप भी एल के जैसा ही आता। अब इसी प्रकार सी का देख लेते हैं। सी में हम देखें, सी का पूछ नहीं रखा लेकिन वैसे देख लेते हैं। सी में हमारे पास 3 एन तीलियों की आवश्यकता होगी किन्हीं भी सी एन सी बनाने के लिए, ठीक है। अब 3 एन वाले देख लो, ये आ गया जेड, ये आ गया यू और नी है, तो ये दोनों इसके जैसे प्रतिरूप बना रहे हैं क्योंकि इनके अंदर तीलियों की संख्या समान है। प्रश्न नंबर 3 में देखें, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? अब ये प्रश्न अब शुरू हो गए हैं इन नियमों से संबंधित। को ध्यान से देखना कि हमें पता है कि कैडेट हैं जो कैसे खड़े होते हैं? पंक्तियों में, ऐसे ऐसे खड़े होते हैं ना, जैसे हम सुबह प्रेयर के अंदर प्रेयर करने के लिए लाइनों में खड़े होते हैं ना। अब वो कह रहा है कि एक पंक्ति में कितने कैडेट हैं? 5। अगली में भी कितने हैं? 5। इसी अगले में भी 5, आगे 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 5 है। हर पंक्ति के अंदर 5 कैडेट हैं। तो पूछ रहा है कि यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो, यदि पंक्तियों की संख्या 1 है तो हमारे पास कैडेट कितने हैं? 5। यदि 2 ले लेते हैं तो 10 हो जाती है, 3 ले लेते हैं तो 15। इसी प्रकार इसने हिंट में दे रखा है कि पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। यदि पंक्तियों की संख्या n हो तो कितने कैडेट होंगे? बिल्कुल इसी प्रकार लेना है, एक पंक्ति में जितने कैडेट हैं उसको पंक्तियों की संख्या से गुणा कर देते हैं। कितना आ गया? 5 गुणा n। 5 गुणा n का मतलब 5n कैडेट इन पंक्तियों में होंगे, ठीक है। अगला भी इसी प्रकार सारे प्रश्न ये ऐसे चलेंगे। एक पेटी में 50 आम है, आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। एक पेटी में कितने आम हैं? 50 उसने दे दिया। 2 पेटियों में कितने हो जाएंगे? 100। 3 पेटियों में 150, बिल्कुल सही। और यदि n पेटी ले आऊं तो मैं n पे ही जा रहे हैं, हम सूत्र पे जा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे? बिल्कुल सही, 50n हो गए। और b पेटी हो तो b, उसने पेटी दी है b। अब की बार n की जगह b है, बस कुछ नहीं है, तो 50 गुणा b हमारे पास आ जाएगा। क्या हो गया? 50b उस b पेटियों में आम होंगे, क्योंकि पेटियों की संख्या b दे दिया। n दे देता तो 50n होती, ठीक है। आगे, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग कीजिए। अब एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है अध्यापक, 2 को 10 देगा, 5 और 5 3 को 5 5 5 कितने देगा? 15। लेकिन विद्यार्थी कितने हैं? s। अब की बार n की जगह क्या आ रहा है? s। तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सही, कितना? 5s। 5s हो गई। अब यार 5 गुणा s, अब की बार n की जगह s है, तो अक्षर तो कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो t मिनट में कितने किलोमीटर उड़ेगी? तो t गुणा 1 आ जाएगा सीधा सा।
1 गुणा टी एकम टी किलोमीटर उड़ेगी। तो ये प्रश्नावली 11.1 के हमारे पास ये 6 प्रश्न बड़ी आसानी से हो गए हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगले प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।